अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक और सुबह में वेलकम कहते हैं। औरत किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, बेटी, वो इज्जत और एहतराम की मुस्तहिक है। हम लोगों ने इक्वालिटी के नाम पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में औरतों को जगह तो दे दी, लेकिन उसके बाद कुछ SOPs अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेट नहीं किए कि बहुत सारे मसले मसाइल हमारी वर्किंग वुमेन क्लास जो है उनको फेस करने पड़ते हैं। घर को भी संभालना है और साथ साथ काम को भी देखना है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा अस्मा खलील साहिबा। मैम बहुत शुक्रिया। मैम बहुत अरसे से अपने घर को भी संभाल रही हैं और साथ साथ अपनी लाइफ में वर्किंग क्लास जो है, ठीक है, उसको भी देख रही हैं। नेशनल और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर का एक वास्ट एक्सपीरियंस है और इस वक्त सीनियर डायरेक्टर करीम कैब सर्विस। मैम बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक पहले एक्सेप्टेंस ही नहीं होती थी कि औरत हमारे साथ मिलकर काम करें, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट हो गया और एक अब नॉर्मल बिहेवियर की तरह एक्सेप्ट करके औरतें भी काम कर रही हैं, मर्द भी काम कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। उन मसले मसाइल पर ज़रा रोशनी डालें, फिर हम इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी थैंक यू नजम एंड हलीमा, आप लोगों ने बुलाया मुझे और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपने रखा प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब भी इंसान स्टार्ट करता है तो बड़े मसाइल पेश आते हैं, क्योंकि हर चीज़ हर माहौल के लिए और लोगों के लिए नई होती है। तो हमने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जब ख़वातीन ने आना शुरू किया तो चीज़ें बहुत मुश्किल थीं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब इम्प्रूव हो रही हैं। 10-15 साल पहले जो हालात थे अब वैसे नहीं हैं। अब 10-15 साल पहले जितनी नंबर जाती थी वर्क फोर्स में, अब उससे बहुत ज़्यादा जाती है पाकिस्तान में, जो कि तमाम बातें बहुत अच्छी हैं। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ऐसे स्टेप्स उठाए जो कि ख़वातीन को के लिए आसानी पैदा की। फिर भी बहुत सारे मौक़े अभी भी मौजूद हैं जिनके ऊपर काम हो सकता है, होना चाहिए। तो चैलेंजेस जो हैं वो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन से ही स्टार्ट कर लें, बहुत की एक चैलेंज है। बाकी बाहर के मुल्कों में दीगर ममालिक में इंतज़ामात मौजूद होते हैं लोगों के लिए, हर जेंडर के लिए, कि वो मूव कर सके। अच्छा, आपने ट्रांसपोर्ट की बात की। ट्रांसपोर्ट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी इस किस्म के हैं कि अगर ऑफिस जाने के लिए अच्छी ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है तो इंसान ऑफिस जाना ही छोड़ देता है, वहाँ से जॉब क्विट कर लेता है। जी जी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसलिए जैसे मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो मेरे लिए तो इतना इम्पॉर्टेंट था कि जहाँ पे पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं मिल रही थी, मैंने वहाँ जॉब एक्सेप्ट ही नहीं। बिल्कुल। इस वजह, बहुत अच्छी ऑफर भी हो लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी कैसे? तो बहुत सारी, जिस तरह करीम का आपने नाम लिया, कैब सर्विस कहा, वो कैब सर्विस हमारी एक सर्विस है। अब हम एक सुपर ऐप है, मज़ीद सर्विसेज भी देते हैं। लेकिन करीम और इस तरह की दीगर कंपनीज जैसे उबर है, ऐसी तमाम कंपनीज जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, इन्होंने ख़वातीन को बहुत मदद दी है। अब ख़वातीन जो हैं, कहीं भी किसी को ये नहीं सोचना पड़ेगा जो मैंने सोचा 15 साल पहले कि अगर पिक एंड ड्रॉप नहीं देंगे तो मैं ये ऑफ़र कैसे एक्सेप्ट करूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम के लिए भी और बाकी तमाम ज़िंदगी के चीज़ों को गुजारने के लिए भी। हुकूमत की तरफ इंसान हमेशा देखता है, हुकूमत को काम करना चाहिए। कुछ काम हुआ भी है, हमारी बनी है ये बस सर्विसेज हमारी बनी है और अब ट्रेन सर्विसेज भी बन रही हैं, ऑरेंज ट्रेन की लाहौर में। वो अपनी जगह बात है, लेकिन ख़वातीन के लिए उसमें भी आसानी पैदा करना, ये भी हमारी एज आ माशरे की तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, पहले तो अगर हम इस चीज़ को देख लें कि बहुत सारी ख़वातीन प्रोफेशनल डिग्री करके भी घर बैठी हुई हैं। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम लोग वसाइल अपने इस्तेमाल करके एक प्रॉपर डिग्री कर लेते हैं, MPhil तक चले जाती हैं, लेकिन फिर घर बैठ जाते हैं? देखिए, ख़वातीन जो है ना, वो इस पूरी इक्वेशन का एक हिस्सा हैं, ठीक है। उनको इस चीज़ को बरूए कार लाने के लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम चाहिए, क्योंकि आप अगर सोचें तो एक मर्द भी इसलिए बाहर जा पाता है क्योंकि उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। उसकी अम्मी लिटरली मुंह में बुरकियां डाल के उसको नाश्ता करा के भेजती है, उसे कपड़े इस्त्री उसकी बहन कर रही होती है, जो टिपिकल हाउस होल्ड है, ठीक है, या कोई ना कोई मुलाजिम करें, गाड़ी साफ करके उसको भेजा जा रहा है। बड़ी आओ भगत हो रही है, जब वापस आ रहा है तो ऐसे हमें आ रही उस तरफ तो बड़ी आओ भगत हो रही है, लंच दिया जा रहा है, वापस आ रहे हैं तो भी थक गया है तो कोई दबा दे, कोई पूछ ले, कोई चाय बना दे। तो ये तमाम इकोसिस्टम उसको हेल्प करे, वो जाके काम करे और फिर बड़ा उसके ठाट भी है भी मैं काम कर। लड़कियां जो है, लड़कियों को टू स्टार्ट विद पहले तो कोई ऑफर ही नहीं करेगा ये, ठीक है। और अगर वो करना शुरू कर देंगी तो उनको साथ बताया जाएगा कि आप कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये कब सब आपने काम नहीं करने, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो बहादुर हैं, जो कर पाएंगे, वो उठा लेंगे जिम्मेदारी बाहर की भी घर की भी।
बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। सो जो आपने सवाल किया वो लड़कियां इसलिए नहीं कर पाती मेरे ख्याल से, चाहे कोई पर्सनल किसी की चॉइस हो, वो अपनी मर्जी है, जो करना चाहे वो ना कर पाए इस वजह से कि जो इकोसिस्टम है ना वो उसको हेल्प नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन इकोसिस्टम तो पहले से ही मौजूद है ना। अगर आपको ये बात पता है कि आपकी इन्वायरमेंट, आपका कल्चर, आपका घर इस बात की इजाज़त नहीं देगा, तो आपको नहीं लगता कि वो कोटा सिस्टम जिसमें आप बहुत कुछ सीटें होती हैं और बहुत सारे लोगों का हक मार के आप वो सीट लेके तालीम हासिल करते हैं और फिर वो तालीम मुकम्मल करने के बाद आप छोड़ दें? देखें अगेन ये फिर दोबारा वो सोशल इश्यूज़ में आ जाते हैं। कोटा सिस्टम अपनी जगह, एक लड़की की अपनी प्रेफरेंस, उसकी जो के हकूक़ उसको मज़हब ने भी दिए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं मज़हब के खाते में डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। इल्म हासिल करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खदीजा जो थी वो इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योर थी। कोई ये बातें नहीं सोचता है, वो बस घिसी पिटी एक ही दो हमें हदीसें सुनाते जाते हैं। वो एंटरप्रेन्योर थी और रसूलुल्लाह की इतनी रिस्पेक्ट थी उनके काम के लिए, उनके लिए ये बातें सोचनी चाहिए। अब वो खातून है, उसने अपनी मर्जी से पढ़ाई की या माँ बाप की रजामंदी से पढ़ाई की, उन्होंने उसकी पढ़ाई फंड की, बड़ी टिपिकल सी बात है लेकिन फैक्चुअल है। अब उसकी जहाँ शादी हो रही है उनके दिलो दिमाग में अजीबो गरीब वसवसे हैं। चलिए ये तो एक सोशल सब कुछ है ना। हाँ। जो अपनी चॉइस से बैठते हैं घर में, मेरा सवाल भी इसी पॉइंट से रिलेटेड था। अच्छा, अब देखें, अब उसके लिए ये कि जो अपनी चॉइस से बैठते हैं, वही मैं आपसे कह रही थी कि हर कोई इक्वली स्ट्रांग या बहादुर नहीं होता। मेरे ख्याल से इकोसिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर्सनली भी मैं समझती हूँ कि अगर मुझे भी कोई चैलेंजेस आए हैं तो 1000 लोग 1000 बातें कर सकते हैं, 1000 मसले बाहर हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे घर में मुझे तहफ़्फ़ुज़ है और कॉन्फिडेंस है और मेरे घर वाले मेरे पे एतमाद करें ना, तो मैं कुछ भी कर लूँगी। लेकिन अगर मेरे घर वाले भी उन लोगों के साथ मिल के ना मुझे शक की निगाह से देखेंगे ना, मेरा दिल बड़ा खफा होगा। ठीक, तो अब जो लड़कियां, कुछ तो चैलेंजेस हैं जो फैक्चुअल हैं, जैसे हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं है, या घर आके बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है तो वो बाहर की जिम्मेदारी को बैलेंस नहीं कर पा रही, इस वजह से नहीं कर रही, तो वो इंडिविजुअली डिफ़र कर सकता है। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि आपको स्ट्रेंथ बड़ी ज़्यादा चाहिए, क़ुव्वत इरादी बड़ी ज़्यादा चाहिए कि आप इस तरह के स्पेशली हालात में जहाँ आप इन अ वे यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड, आप लहरों से उल्टा तैरने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस तैराकी में आपको ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी। ज़्यादा हिम्मत करनी और पड़ेगी। जब आप लोग की तरह और लोग ऐसे प्रोग्राम करेंगे, मेरे जैसे अवेयरनेस देने की जरूरत है, अवेयरनेस देंगे, मेरे जैसे आम लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने ये तैराकी की है, तो लोग सीखेंगे। मैं ये इसी तरफ पॉसिबल आऊंगा कि आपकी अपनी लाइफ जो है स्टोरी, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आपको कुछ हर्डल्स फेस करनी पड़ी और आपके साथ अब लोग आपके पास भी ये मसले मसाइल लेकर आते होंगे, क्योंकि आप खुद ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर मौजूद हैं। उसकी तरफ आएंगे, पहले सेगमेंट उसकी तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे और फिर यहीं से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मेरा पर्सनल ग्रूमिंग सेगमेंट एंजॉय कर रहे होंगे। और अब तक मेरी बताई गई टिप्स एंड ट्रिक्स एंड जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो भी हमने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएं, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहना चाहिए, प्रैक्टिकल करके जो दिखाएं हैं आपको, वो आपको अच्छे लगे होंगे और आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा। व्यूअर्स, हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आप घर में बैठे हुए भी उन चीज़ों से, कहीं भी जाए बगैर, सैलून जाए बगैर या घर में कुछ करना चाहें तो आपको हेल्प मिल सकती है उससे। व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर एक्सटेंशंस का। हेयर फॉल एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आजकल कुछ ज़्यादा ही कॉमन होता जा रहा है। गर्ल्स में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है ऑब्वियसली जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। एक तो नॉर्मल हेयर फॉल होना वो तो इतना अलार्मिंग नहीं है, इट्स नॉर्मल। थोड़ा बहुत डेली आपके बाल गिरना, इट्स नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरें या कुछ पैचेस में गिरना शुरू हो जाएं तो देन इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। आप उसको ऑब्वियसली ट्रीट भी कराएंगे और मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं, उसके डिफरेंट टोटके भी अवेलेबल हैं और डिफरेंट प्रोसीजर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। बट हम लोग जो आपको बताएंगे वो ये है कि अगर सपोज़ आपके बाल कम हैं और आपको टेम्प्रेरी कुछ हल चाहिए या कुछ वो कहते हैं ना कि आउटर कवर जो हेड का, आपको देखिए इंटरनल हेल्थ को तो हम नहीं ट्रीट करते, लेकिन आपको जो आपकी अपीयरेंस में हेल्प कर सकती हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। वो जैसे हेयर एक्सटेंशंस का इशू होता है, अक्सर लड़कियों को प्रॉब्लम होती है,
एक तो बाल कम होना प्रॉब्लम होती है, प्लस कुछ पैचेस में बाल कम हो जाना वो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए किस किस्म की हेयर एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ती है और किस किस्म की हेयर एक्सटेंशंस वो लगा सकती हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। व्यूअर्स, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है क्राउन एरिया में, ठीक है। क्राउन एरिया में बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे उसको वो कवर नहीं कर पाते हैं। अक्सर इश्यूज़ होते हैं कि हेयर एक्सटेंशंस भी कवर नहीं कर पाती हैं उसको, क्योंकि जब वो एक्सटेंशंस लगाती हैं तो वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं क्लिप। बट आजकल कुछ ऐसी टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं, या आप ये कह लो कि ऐसी एक्सटेंशंस भी अवेलेबल हैं जो कि आप यहाँ पे जैसे पैच लगवा सकते हैं, जो कुछ अरसे के लिए टेम्पररी या कुछ अरसे के लिए परमानेंटली आपके बालों पे लग सकता है। वो कस्टम मेड होते हैं पैचेस, वो आप बनवा के आप अपने बालों पे उस एरिया को कवर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप क्लिप वाली एक्सटेंशंस लगाएंगे या रिंग वाली या बॉन्ड वाली, तो वो अगर आपके इस एरिया में बाल कम हैं तो वहाँ पे वो नहीं लग सकती हैं, लगेंगी तो वो आपकी साफ़ नज़र आएगा कि ये फ़ेक है। फिर कुछ जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको भी फिर विग्स बनवानी पड़ती हैं। तो आपसे ये बात करने का मकसद ये है कि इस तरह की विग्स और इस तरह के पैचेस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप उनको बनवा सकते हैं और वो आप अपने बालों की पोजीशन के अकॉर्डिंगली अपनी हेड के साइज़ के हिसाब से आप वो बनवा सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल एक इशू आता है लड़कियों को, अक्सर उनको जिनके लंबे बाल नहीं हैं, उनको किसी फंक्शन पे जाना है तो उनको लंबे बाल करने हैं, तो उसके लिए तो एक्सटेंशंस आम अवेलेबल हैं, बहुत सारी अवेलेबल हैं। हेयर एक्सटेंशंस में एक जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल होती हैं, इसमें हर क्वालिटी के सिंथेटिक हेयर अवेलेबल हैं। और सिंथेटिक आपका होता है कि एक आध फंक्शन आप गुजार के तो अपने बालों की वॉल्यूम और लेंथ बढ़ा के आप गुजारा कर लेते हैं। बट अगर आपको थोड़ी चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं ना जिसको चले, तो ऑब्वियसली फिर आपको अच्छी क्वालिटी की ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस लेंगे तो वो बहुत इजी आप मैनेज ज़्यादा अरसे के लिए इसको चला भी सकते हैं, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, उसको कलर आप उसको कर सकते हैं, उसको कर्ल्स करना चाहें कर्ल्स कर सकते हैं, उसको आप स्ट्रेट करना चाहें स्ट्रेट कर सकते हैं। तो वो एक दफ़ा का आपका ख़र्चा है, बट वो ये आपके लिए बड़ा आसान ही हो जाती है। आप अपने जो बालों का कलर है उसके अकॉर्डिंगली उसको कलर कर लें, जहाँ भी जाएं फंक्शंस पे। वो बहुत ही अच्छा और लाइक इजी हल है कि आपने फंक्शन पे जाने से पहले आप अच्छी सी स्टाइलिंग उसके थ्रू करा सकते हैं और इतनी अच्छी तरीके से होती है कि वो आपका फील भी नहीं होता कि आपके अपने बाल हैं या फेक बाल लगे हुए हैं। तो जब भी ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस लें या आप सिंथेटिक लें, इसमें क्लिप्स लगे हुए होते हैं और क्लिप्स को लगाना बहुत इजी है। आप जिस एरिया में लगाना चाहते हैं टेल कॉम से आप पार्टीशन करें और पार्टीशन करने के बाद अच्छा इसमें ये होता है ना एक्सटेंशन जो क्लिप ऑन होती हैं, एक तो ये पूरा पैच होता है और अगर आप प्रॉपर ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस बनवाएं तो उसमें ये होते हैं कि डिफरेंट सेक्शंस के अकॉर्डिंगली वो आपको बना के दी जाती हैं। यानी कि आपका क्राउन एरिया के लिए अलग बनेंगी, साइड के लिए अलग पैचेस बनेंगे और पीछे लगने के लिए वो अलग पैचेस होंगे। तो वो आप बालों में बड़े अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके उनको आप सेट कर सकते हैं। और अगेन वही बात है कि वो फील भी नहीं होता कि आपके बाल अपने हैं या फेक लगे हुए हैं। तो इस पॉइंट को, जैसे अगर सपोज इस साइड का पैच है आपका, आप थोड़ा सा अपना बाल उठाएंगे और यहाँ से हल्का सा इसको बैक कॉमिंग किया और क्लिप लेके आपने इसको अपने क्लिप को बंद कर देना है। इसी तरीके से सारे बालों में लगाने के बाद आप अपने ऊपर वाले बालों को जब ऊपर से लेके आएंगे और अपने बालों को कर्ल्स करेंगे तो ये आपके बालों में जो है ऐसे मिक्स हो जाएगा जैसे आपके अपने ही बाल हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाई ये सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशन है जो कि आपको लग रहा होगा कैमरे में कि ये थोड़ा डिफरेंट है। इनके अपने बालों का शाइन और तरह से डल हो जाते हैं, आपको पता है कलर ट्रीटेड बाल तो वैसे ही थोड़े डल हो जाते हैं। इसमें सिंथेटिक हेयर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसमें बहुत एक्स्ट्रा शाइन होती है, तो थोड़ा सा ये फेक लगना शुरू हो जाता है। तो वक्ती थोड़ा बहुत तो आप इससे गुजारा कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आप अपने, अगर आपको बाल आपके कम हैं और लंबे नहीं होते और आपको लंबे बाल पसंद हैं, आपको वॉल्यूम पसंद है, तो आप एक दफ़ा ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन क्लिप वाली बनवा लें। जब भी कभी आपने किसी फंक्शन पे जाना है तो आप वो लगाएंगे तो वो बिल्कुल आपके बालों पे नेचुरल लुक देगा। अब ये चूँकि सिंथेटिक है तो ये आप जब गौर से देखेंगे तो साफ पता लगेगा कि आपने एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं। तो ये थोड़ी सी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए और ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी बाल बनवाएं तो ऐसे बनवाएं कि आपकी फीलिंग ऐसी ना आए कि आपने कुछ एक्स्ट्रा लगाया हुआ है या फेक लुक है।
तो ये तो मसला, ये हल उन लोगों के लिए है जिन लोगों के बालों में वॉल्यूम कम है या लेंथ कम है। अब जिनके पैचेस हैं उनका तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया कि उनको बनवाने पड़ते हैं क्राउन, या उनको प्रॉपर पैच बनवाना पड़ता है। फिर एक जो होती हैं परमानेंट एक्सटेंशंस, जो कि आप 3-4 मंथ्स या कुछ अरसे के लिए अपने बालों में परमानेंटली फ़िक्स करवा देते हैं, वो सुबह शाम आपके बालों में लगी रहती हैं। उनमें एक रिंग वाली एक्सटेंशंस होती हैं और एक जो होती हैं बॉन्ड वाली एक्सटेंशंस होती हैं और एक टेप वाली एक्सटेंशंस होती हैं। तो अब ये भी थोड़ा सा ये होता है कि जिनके बाल बहुत कम है और हर रोज़ उनसे सेट नहीं होते, डेली बेसिस पे उनके काम ऐसे हैं कि उनको मतलब अच्छा नहीं लगता, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है जब बाल कम होते हैं। तो उनको ज़रूरत है कि वो कुछ अर्सा रेगुलर, अब डेली तो सैलून नहीं जाया जा सकता, डेली आपको कुछ सेट भी करके नहीं दे सकता, तो वो उन लोगों के लिए हैं जिनको ये मसाइल हैं। तो वो बॉन्ड वाली एक्सटेंशन थोड़ी कंपैरेटिवली रिंग से ईजी रहती हैं मैनेज करना, क्योंकि रिंग से बालों में ऐसे लगता है बहुत वज़न पड़ गया है आपके बालों में। और लेकिन बॉन्ड का ये प्रॉब्लम है कि थोड़ी इचिंग होती है कुछ लोगों को। तो फिर उसके लिए टेप वाली एक्सटेंशंस भी अवेलेबल है मार्केट में, वो पूरे पैच के साथ आपके लेयर के साथ टेप लग जाती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स की एक्सटेंशंस बताई हैं। अब आपकी अपनी रिक्वायरमेंट किस तरह से है और आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली जो है अपने बालों में एक्सटेंशंस लगवा सकते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आपको अवेयरनेस देना है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है और आपकी अपनी कैपेसिटी है कि आप क्या कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपने इससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आएंगे, दोबारा किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी, वेलकम बैक टू द शो। मैं दोबारा से आपकी तरफ आती हूँ। आपकी लाइफ में इस सारे प्रोसेस के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आए और उनको कैसे फेस किया, कैसे हैंडल किया? देखिए, मुख्तलिफ ज़िंदगी के स्टेजेस में डिफरेंट मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं। और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में जब आप जूनियर रोल्स पे होते हैं तो आपको फ़र्क किस्म के चैलेंजेस आते हैं, सीनियर रोल्स पे होते हैं तो फ़र्क किस्म के आते हैं। माहौल भी जैसे मैंने कहा बदल गया है, बदल रहा है और बदल गया है काफ़ी। जब से मैंने काम शुरू किया था तो बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर 10-15 साल पहले बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर, बहुत सारी टीम्स के अंदर मैं अकेले लड़की होती थी। और अब ऐसा नहीं है। और बहुत सारी कंपनीज के अंदर और बहुत सारी टीम्स के अंदर मैनेजर और सीनियर लोगों में कोई लड़की नहीं होती थी, जो कि एक बड़ी, अगर आप देखें सोचें तो ये अजीब सी बात है, बिकॉज आप किसी से रिलेट नहीं कर सकते। परसेंटेज बहुत कम है, परसेंटेज बड़ी कम है। और बहुत सारे लोगों का रवैया, वो जो एक्सेप्टेंस वाली बात है ना, वो कई दफ़ा आप कॉन्शियसली अगर ना करें तो सबकॉन्शियसली भी आपसे ऑटोमेटिकली करवा रही होती है एनवायरनमेंट। लेकिन आपको जब लड़कियां नजर ही नहीं आती ना तो सबकॉन्शियसली लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस भी कम होती है। तो या तो उनका रवैया होता है कि लड़कियों को बिल्कुल ही वो बना लें कि ये तो बेचारी मासूम, इसको तो कोई काम ही ना दो, हल्के हल्के काम दे दो, छोटे मोटे। सिंपैथी, हाँ, सिंपैथी कर लो और उसके सर पे हाथ रख दो कि भाई ये तो इसको हम हल्के हल्के काम देंगे क्योंकि लड़की है, दिमाग लगाने वाले काम नहीं इसको देने। या तो वो इस तरह कर लेते हैं या फिर वो थ्रेटन हो जाते हैं कि अच्छा इसको तो दिमाग चलता है और ये लड़की है। तो इसको अब इसके साथ फिर वो इनसिक्योर हो जाते हैं। मेरे करियर में मेरे साथ ऐसे भी हुआ है कि लोगों ने जाके मेरे बॉस को कहा कि मैंने लड़की बॉस को नहीं रिपोर्ट करना। अगर मेरी इस टीम में लड़के आए जिनकी मैं बॉस थी, थोड़ी पहले की बात है, कुछ साल पहले की। अब ऐसा नहीं है, मेरी टीम में काफ़ी लोग हैं और खुश हैं। तो ये एक्सेप्टेंस की बात है, तो उन्होंने कहा नहीं करना। अब देखें, पहले ही बॉस और एक रिपोर्टी का रिलेशनशिप होता है जो आप मैनेज कर रहे होते हैं, उसमें एक और फैक्टर आ जाए, हाँ, तो जो बड़ा मुश्किल। आपके तो अंदाजा में भी वो नहीं है, लेकिन एक बंदा है उसको इसी बात पे चिढ़ा कि आप लड़की। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज जो आपने भी जिक्र किया कि आपके पास एक्सेप्टेंस की जहां पर बात आती है वहां पर आपके पास एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। हाँ। तो लड़कियां शायद इस वजह से भी आगे नहीं आती, बाहर नहीं निकलती कि उनके पास रोल मॉडल मौजूद नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे मुल्क में स्पेशली, कि रोल मॉडल्स और हमारे पास हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल करियर्स में। आप देखें, आज भी टीवी पे ड्रामे अगर दिखाते हैं, हमारे बचपन में तन्हाइयाँ आता था, वो डॉक्टर बन रही थी तो सारी दुनिया डॉक्टर बनने शुरू हो गई, ठीक है। फिर कोई दिखाते हैं, अक्सर ड्रामाज में दिखाते हैं कि जो खातून होती है वो टीचर होती है,
बहुत लोग टीचर बनते, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन और भी बड़े ज़्यादा प्रोफेशंस हैं। अगर आप नहीं दिखाएंगे, लोगों के दिमाग, बच्चियों के दिमाग में नहीं आएगा, वो बड़े होकर वो बनेंगी नहीं। रोल मॉडल्स दिखाना, आप भी अपने शो में बुलाइएगा, पायलट्स को बुलाइएगा, शेफ्स को बुलाइएगा, और लोग जो डिफरेंट शोबे में बहुत साइंसदान खवातीन हैं हमारे यहाँ, उनको बुलाइएगा, ताकि बच्चियाँ इंस्पिरेशन लें कि ये लड़कियों ने ही काम किए हैं, ये लड़के नहीं हैं जो जिनकी इजारादारी है इन शोबों के ऊपर। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में अब आप लोगों ने मुझे बुलाया है, जब मैं इवन स्टडीज़ कंप्लीट करी थी, होंगी खवातीन बहुत कम थी और कोई उनको इस तरह से नॉलेज ही नहीं करता था। तो मैंने भी अपने इर्द गिर्द जो खवातीन देखी हैं जो काम करती थी जब मैं बड़ी हो रही थी, वो डॉक्टर्स और टीचर्स ही थी। मैंने भी नहीं देखी बाकी सेक्टर्स की खवातीन। तो उससे हौसला बनता है कि ये काम सिर्फ मर्दों का नहीं है, और मर्दों को भी आप दिखा रहे होते हैं कि तुम बहुत बड़े फन्ने खान नहीं हो, इस औरत ने भी यह काम किया, और ढेर सारी औरतें ये काम करें। अच्छा, जैसे मैं इस फील्ड में आई तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने अपनी अम्मा को देखा न्यूज़ कास्टर, तो मैं बड़ी फैसिनेट होती थी कि ये आती हैं, मेकअप हुआ हुआ होता है, तैयार हुई हुई होती हैं, और वो फिर घर के भी सारे काम वो उसी तरह से करती थी। आज तक हम उन्हीं के हाथ का खाना खा रहे हैं, हम उन्हीं के हाथ की हर ओकेजन पे खीर खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वो उस चीज़ से मुझे भी आइडिया हुआ कि नहीं, मैंने भी यही काम करना है। देखिए, ये आपके लिए एक आप लकी थी कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन, बिकॉज ये भी एग्जांपल लोगों के पास बहुत कम थी पिछले दौर में, अब थोड़ी ज़्यादा है, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज आपके दिमाग में जो कैरेक्टर है ना आपका अपना बड़े होके, वो एक हाउसवाइफ का है, अगर आपकी अम्मा हाउसवाइफ या वो वर्किंग वुमेन है तो वर्किंग वुमेन का है। तो ये आपको पता भी नहीं है, सबकॉन्शियसली ये आपकी डेवलपमेंट हो रही है, लड़कों की भी। तो फिर वो लड़के जो आप मुझसे पहले सवाल कर रहे थे, वो लड़के कहेंगे मेरी अम्मी तो घर में ये फलाना करती थी, तुमने घर से बाहर जाना है भाई तुम। फिर आप कह रहे हैं वो पढ़ के काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो जो लड़के हैं और उनकी जो अम्मियाँ हैं, वो तो और जैसे आपने कहा कि अम्मियाँ निवाले बना बना के खिला रही हैं, वो कहेंगे कि अब हम घर आ रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा। अच्छा, एक तरफ तो ये है कि ये जो दुख भरी दास्तान लड़कों में एकदम से आ जाती है ना, तो ये है अपनी जगह वैलिड, आज सुनना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तरफ तो ये है कि अम्मा निवाले बना बना के या बीवी निवाले बना बना के खिला रही हैं, और वापस भी आते हैं तो चाय का कप रेडी होता है, और दूसरी तरफ घर भी संभालना है औरत ने और ऑफिस भी देखना है, वो कितना मुश्किल है? देखें, अब पहले मैं ये ज़रूर बता दूं कि जैसे जो मैं सब बातें करी ना, तो मेरे लिए वो मेरी अम्मी ने चीज़ें की हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी अम्मी ने ये नहीं किया कि मेरी अम्मी ने मुझे इसी तरह बड़ा पैम्पर किया है जब, और मुझे नहीं, हमारे घर में सब लोगों को, जो भी मेरे सिबलिंग्स हैं, हम सब काम करते हैं, और वो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे लिए जो कंफर्ट, जो कॉन्फिडेंस, जो फियर्स को फेस करना और उसको डिस्कस करके, और बाय द वे वो कभी प्रोफेशनली उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें वो ट्रीटमेंट दिया जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ, जो कि लोगों को फॉर ग्रांटेड मिलता है, ठीक। तो यही मैं बता रही हूँ कि आप अगर जेंडर को निकाल दें तो आप देखें एक इंसान काम करके आ रहा है, उसको जो ट्रीटमेंट चाहिए, चाहे वो लड़की को मिलेगा या लड़के को, वो दोनों बेहतरीन काम करेंगे सोसाइटी में और घर में भी। अब आपने पूछा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िंदगी के साथ बढ़ती हैं, तो जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ थी मुख्तलिफ थी, फिर कुछ अर्सा मैं अकेले रही हूँ तब मुख्तलिफ थी, अब मेरा एक बेटा है तो वो और मुख्तलिफ हैं। अब उसके लिए वही मैं पहले जो बात कर रही थी, एक तो ये चीज़ आपको बड़ी आपको समझ आती है जैसे जैसे आप काम करते हैं। जब आप काम करते हैं ना तो आप बड़े मुनज़्ज़म हो जाते हैं, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड है। अब आपको ये पहले एहसास नहीं होता, लेकिन आपके पास जब ढेर सारे काम होते हैं ना, और जब आप वो कर पाते हैं, और फिर बाद में अगर आप कभी बैठे हैं, अभी आप शो से पहले मुझसे पूछ रही थी, और यू टेक अकाउंट ऑफ दैट, कि फिर आप कहते हैं कि ये मैंने कैसे कर लिया। क्यों? आप जब काम कर रहे होते हैं, आपका दिमाग एक चीज़ सीख रहा होता है कि काम कैसे करना है। अब उसमें मुख्तलिफ काम आते जाते हैं और आपका दिमाग उस स्ट्रक्चर में उसको डालता जाता है। अच्छा, कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट हमने देखा, तो वर्किंग वुमेन के लिए वो कॉन्सेप्ट कितना कारआमद है और कितना अच्छा है कि वो काम भी कर रही हैं और वो घर पे भी मौजूद हैं, और बाकी सारे काम जो उन्होंने घर पे जाके दोबारा करने होते थे वो भी वो कर लेती हैं। देखें, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये कोविड के अलावा भी कंपनीज़ को ऑफ़र करना चाहिए। मैं बहुत साल पहले, तकरीबन अब 10 साल, 2008 में मैं नॉर्वे गई थी, जिस कंपनी के साथ मैं काम करती थी उनकी तरफ से। वहाँ पे तब भी ये फैसिलिटी मौजूद थी कि जिस वक्त भी आपको ज़रूरत हो, आप दफ्तर में ईमेल कर दें कि मैंने आज घर से काम करना है, और इंटरनेट की दुनिया में तो ये पॉसिबल है, कोई मसला नहीं है। तो तब भी वो ये करते थे। अभी मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, कोविड से पहले भी ये सहूलत मौजूद थी और मैं तब भी घर से काम कर रही थी।
अब हमारी कंपनी ने, करीम ने, तो परमानेंटली रिमोट वर्क कर दिया है लड़कियों लड़कों सबके लिए। ठीक। तो ये वही इस तरह की सहूलियात हैं। अगर कंपनीज वाकई चाहती हैं नियतन कि हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां आएँ और बढ़ें और कंट्रीब्यूशन करें, तो उनको ये सहूलियात देनी पड़ेंगी, क्योंकि यही सोसाइटी जिसमें वो लोग भी मौजूद हैं जो उन कंपनीज़ के डिसीजन मेकर्स हैं, वो अपनी बीवियों और बहनों और बेटियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तमाम काम वो करें, जिसके लिए उनको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए। चले बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है फिटनेस, और आज देखेंगे कि फिटनेस में क्या दिखाया जा रहा है। Assalamu alaikum amazing people, we are back with another amazing episode of Health and Vitality. I hope आप लोग अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, and I am counting on you, I am betting on you कि आप डेली बेस पे छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। कम ऑन, मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही आपसे, मैं छोटे छोटे स्टेप्स की बात कर रही हूँ। फुल एपिसोड में से आप कोई एक बात पकड़ें जो आप आसानी से कर सकते हैं, और वो एक 1 मिलीमीटर शिफ्ट लेकर आए अपनी ज़िंदगी में। ऑलराइट, आज हम बात करेंगे, एक और बहुत बड़ा इशू आता है, हर कोई कहता है अच्छा ये मेरा पेट का मसला है और मुझे जो है ना ये अपना पेट कम करना है। अक्सर लोग होते हैं जिनका बेली फैट काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी ईटिंग, बिकॉज ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती उनकी ज़िंदगी में, तो वो बेली फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो फिर अब लोगों को कंसर्न होता है कि भाई बाकी सब मेरा ठीक है, मारिया मेरी टांगें सही हैं, तो मेरा बाजू ठीक है, इस पेट का कुछ करना है मैंने। सो लेट मी गिव यू वन गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि आपका जितना भी वज़न है, आपका 70 है, 80 है, 100 है, 150 है, 200 किलो वेट है, जिसका 200 किलो भी वेट है ना, उसके भी एब्स हैं। ये एब्स हैं तो इसलिए मैं सीधी खड़ी हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं यहाँ से गिर जाती। देयर इज़ मसल हेयर, इस वजह से, यही वजह है जिसकी वजह से हम खड़े रहते हैं। अगर यहाँ पे मसल ना होता ऐब का तो हम फॉरवर्ड गिरते। सो ऐब मसल्स हैं। अब उसके ऊपर ये फ़ैट की एक परसेंटेज है, फ़ैट की एक लेयर है, ये जो पेट के आपका जो फ़ैट है, इस फैट को हमने पिघलाना है। अब इसमें लोगों को लगता है कि मुझे सिर्फ पेट के वर्कआउट बताओ या कुछ ऐसी डाइट बताओ जिससे मेरा पेट कम हो। तो आई एम सॉरी टू टेल यू, ऐसा कोई वर्कआउट नहीं है। आप भले 1000 क्रंचेस करें 1000 दिनों के लिए, आपका ये पेट कभी भी अंदर नहीं जाएगा। उसके लिए अगर आपको पूरी बॉडी की फ़ैट परसेंटेज को कम करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी असेसमेंट होगी, जो हर अच्छे जिम में असेसमेंट की जाती है, अब वहाँ से असेसमेंट कराएं और आपको पता चलेगा कि अच्छा आपकी बॉडी में 50% फ़ैट है, 60% फ़ैट है। तो अब आपने गोल ये रखना है, बजाय से कि सिर्फ अपने आप को टॉर्चर करना और अपने आप को तंग करना कि यार मैंने पेट का, बस मैं कुछ कर लूँ पेट के साथ, आपने ये सोचना है कि अच्छा ओके, मेरा फ़ैट परसेंटेज 50% है, मेरी बॉडी में 50% फ़ैट है, मैंने इसको कम करके 30 पे लाना है, मैंने इसे कम करके 15 पे लाना है। तो जब आप इस सोच के साथ अपनी जर्नी के अंदर स्टार्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर से फ़ैट की परसेंटेज कम होगी और आपका पेट भी अंदर होगा। सो हम आपके साथ कुछ वर्कआउट शेयर करेंगे अभी, जो आप बेसिकली टिप्स हैं, नॉट वर्कआउट्स पर्टिकुलरली पेट के लिए, मगर ऐसी टिप्स जिससे आप अपने बेली फैट का बर्निंग प्रोसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे राइट हियर एंड विल बी राइट बैक। ऑलराइट गाइज, हम बात कर रहे थे बेली फैट के मसाइल के ऊपर, और हर किसी को ये कंसर्न है कि जी मैंने अपना पेट कम करना है। और वो लोग, अक्सर लोग आके हमें मेजॉरिटी ये कहते हैं कि नहीं बस मेरी टांगें ठीक है, मेरा हाथ ठीक है, मेरे बाजू ठीक हैं, बट मेरी ये फ़ैट की लेयर है मेरे ऊपर। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये फ़ैट परसेंटेज है, आपने अपनी फ़ैट परसेंटेज का टेस्ट कराना है। ऑलमोस्ट हर जिम के पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपका फ़ैट परसेंटेज जो है चेक किया जा सके। अब आपने फ़ैट परसेंटेज चेक करा लिया और आपको पता चला कि यार वो 50% आपकी बॉडी में फ़ैट है या 60% बॉडी में फ़ैट है। अब आपने पूरी बॉडी के फ़ैट को कम करना है, तब जाके आपका ये पेट भी कम होगा। फ़ैट एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पेट पे आप 1000 क्रंचेस करते रहें और सिर्फ पेट की वर्कआउट करें और अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होने लगा। सो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे कुछ कंपाउंड मूवमेंट्स, कुछ फुल बॉडी के ऐसे वर्कआउट्स जो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, जिम में कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ 2 डंबल्स चाहिए आपको, और अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आपने 2 पानी की बोतलें बड़ी 1.5 लीटर वाली भरनी है और आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम करने जा रहे हैं कंपाउंड मूवमेंट, हमने पूरी बॉडी का फैट बर्न करना है। नो 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 नो, बट सबसे पहले क्या करना है हमने?
नहीं, बट उससे पहले क्या करेंगे? वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमेशा वार्म अप, थोड़ा सा हल्का फुल्का वार्म अप कर लेंगे। और राइट, सो वार्म अप लाजमी करना है। सो शहाब, हम क्विकली थोड़ा सा शो कर लेते हैं, थोड़ा सा क्विक वार्म अप। अपना रोटेटर कफ को आपने मूव करना है। फैमिली, हमने आपके साथ बहुत सारे फुल एपिसोड भी किए हैं जिसमें जो है हमने एपिसोड्स के अंदर आपको पूरा एपिसोड बताया है कि स्ट्रेचिंग क्या क्या करनी है। प्लीज़ उनको फॉलो करें, उनको लाजमी आप अपने रूटीन में लेकर आएँ और हमेशा हर वर्कआउट से पहले लाजमी स्ट्रेच करें। और राइट, स्ट्रेचिंग हो गई, ज़बरदस्त, ग्रेट, ओके। ये इतनी थोड़ी देर नहीं करनी, आपने जस्ट एक 3 से 5 मिनट अच्छे लगाएं अच्छे से स्ट्रेच करने पे। ओके, फर्स्ट वर्कआउट हम जा रहे हैं, हमने इसको रेज किया हुआ है, बट लेट्स पुल इट डाउन। पहले हम लेते हैं लंज। लेट्स गोइंग टू द टेक द बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। और राइट, हम लंज में गए, यहाँ से हमने किया क्लीन, और राइट, एंड हमने किया प्रेस अप। और राइट, स्लोली डाउन, टेक इट बैक एंड वॉक बैक, ज़बरदस्त। और हम वापस आए, स्लोली डाउन, क्लीन, प्रेस अप, स्लोली डाउन, कम बैक। और राइट, सो यू सी व्हाट्स हैपनिंग। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम अब गौर से थोड़ा सा देखेंगे गाइस, हम लेग्स को भी वर्कआउट कर रहे हैं, पेट का भी वर्कआउट हो रहा है, शोल्डर का भी वर्कआउट हो रहा है, फुल बॉडी का वर्कआउट हो रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है, बॉडी बिल्डिंग के मूव्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इकट्ठे होके हो रहे हैं, कॉम्बो इफेक्ट है, लीन मसल बिल्ड होगा इससे और फैट बर्न होगा। और ऑल टुगेदर आपकी बॉडी पे अगर 50% फ़ैट है, 60% फ़ैट है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। जब हम कहते हैं आपने फुल बॉडी वर्कआउट्स करने हैं, तो उसमें की एक मिसाल ये है, यही वाला वर्कआउट है जिसमें फुल बॉडी वर्कआउट हो रहा है मगर साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी इस्तेमाल है। देखिए, आप अपनी लेग्स को भी हिट कर रहे हैं, अपने एब्स को हिट कर रहे हैं, अपनी चेस्ट को हिट कर रहे हैं, अपने शोल्डर को, अपनी बाइसेप, ट्राइसेप, सबको ऊपर से आपने वेट ऐड किया हुआ है। उसके बाद आप 2 मुख्तलिफ वर्कआउट्स को कंबाइन करके कर रहे हैं, आपका फ़ैट बर्निंग प्रोसेस मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये मतलब है कंपाउंड मूवमेंट्स का, ये मतलब है फुल बॉडी वर्कआउट्स का। ये एक हमने आपके साथ फुल बॉडी वर्कआउट शेयर किया है जिसमें रेजिस्टेंस भी थी, जिसमें वेट्स का भी इस्तेमाल हुआ है। दूसरा हम, थैंक यू सो मच शहाब, दूसरा हम सेकंड फुल बॉडी वर्कआउट आपके साथ शेयर करेंगे जो है बर्पीज। स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, शोल्डर विद अपार्ट खड़े होंगे और स्लोली हम नीचे जाएंगे, स्क्वाट डाउन, हाथ नीचे, एक टांग पीछे, दूसरी टांग पीछे, 3 सेकंड्स का होल्ड, कम बैक, एक टांग आगे, दूसरी टांग आगे, और वी स्टैंड। और राइट, एक हुआ है अभी, ये थोड़ा सा शहाब इसमें स्पीड ले आएंगे, करेंगे स्टेप बाय स्टेप और स्पीड ले आएंगे। और ये है आपकी बर्पीज। अगेन, इसमें आपने ऐड ऑन वज़न का इस्तेमाल नहीं किया, मगर आपकी जो बॉडी का वेट है, लेट्स से आपका वज़न है 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो, जितना भी वज़न है, आप अपनी बॉडी का वेट इस्तेमाल करके आपने अपनी बॉडी से एक इक्विपमेंट बना लिया अपने आप को, और आप अपनी बॉडी के फुल वेट से जो है आप वर्कआउट कर रहे हैं। शहाब इसमें थोड़ी इंटेंसिटी भी ले आए हैं कि वो यहाँ पे आके पुशअप भी कर रहे हैं नीचे आके। ऑलराइट, गो स्लो नाउ शहाब, और ये पुशअप भी कर लिया, कम अप, एड अप, एंड देयर यू गन, यू कैन जंप ऑल्सो। तो इस तरीके से अब क्या किया आपने स्ट्रेंथ और कार्डियो सारों को ऐड कर दिया। अमेजिंग, अमेजिंग, ज़बरदस्त। ओके, सो ये मूवमेंट थी जिसमें आपने फुल बॉडी वर्क भी किया, आपने कार्डियोवैस्कुलर वर्क भी किया, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी की, आपने अपने सारी फुल बॉडी के मसल को इस्तेमाल किया, आपने फुल बॉडी के मसल की ताकत को इस्तेमाल किया, और आपने अपनी फुल बॉडी के फैट को भी बरोकार लाया। सो इस तरीके से हमने फुल बॉडी वर्कआउट्स करने हैं। हमने आपके साथ शेयर किए 2 फुल बॉडी वर्कआउट्स, एक तीसरा कर लेते हैं, ऑलराइट, प्लैंक्स तीसरा करते हैं, जहाँ पे हम हिट करेंगे सिर्फ एब्स का फ्रंट, बैक, साइड, सारे एंगल को। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जस्ट स्टेप बाय स्टेप चले जाते हैं। शहाब नीचे रखेंगे अभी आप घुटने, हम रखेंगे, हम जाएंगे घुटनों पे, हम स्लोली डाउन जाएंगे, वी विल गो इनटू द प्लैंक सिचुएशन। आपका शोल्डर और आपका जो कोहनी है वो एक लाइन में होगा, और थोड़ा सा हम जो है कमर सीधी नीचे की तरफ लेके जाएंगे। शहाब पुल अप करेंगे थोड़ा सा, और पेट टाइट रखेंगे और बट को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे और इसको यहाँ पे होल्ड करना है। ये होता है प्लैंक। कोशिश करें कि आपने पेट को मैक्सिमम सेकंड रखें ताकि इसके ऊपर काम हो। आपके सारा फ्रंट, बैक, साइड, टॉर्सो के ऊपर काम हो रहा है प्लैंक्स के अंदर। प्लैंक्स बेहतरीन हैं आपकी एब्स के मसल को इन्हांस करने के लिए, मगर सिर्फ प्लैंक करने से कुछ नहीं होने लगा। आपको सब फुल बॉडी वर्कआउट्स करके और एब्स के, स्टमक के वर्कआउट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। टेक केयर एवरीबॉडी, अपनी सेहत का ख्याल रखें, वर्कआउट डेली करें,
हेल्दी खाएं और हम दोबारा मिलेंगे दोबारा एक बेहतरीन एपिसोड के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। हम बात कर रहे थे बेली फैट को कम करने के ऊपर। हमने आपके साथ कुछ वर्कआउट शेयर किए जहाँ पे आप अपनी फुल बॉडी का फैट परसेंटेज कम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। न्यूट्रिशन में हमने ऐसा क्या करना है कि हमारी बॉडी का फैट परसेंटेज कम हो। सो इसके लिए सबसे अहम है कि अगेन जिस तरह मैंने आपको गुड न्यूज़ दी थी कि हम सबके एब्स हैं, हम सबके एब्स मसल हैं। हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको डिफ़ाइन करना है। अब ये मेरे एब्स मसल हैं, अब इसके ऊपर एक फ़ैट की लेयर है। इस फैट की लेयर करने को नंबर 1 जो तरीका है सबसे पहले कम करने का, वो ये है कि मैंने और फैट अपनी बॉडी में मैंने ईट करना, मैंने नहीं डालना और फैट अपनी बॉडी में। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा फैट परसेंटेज 50% है, 50% मेरी बॉडी में फ़ैट है या 60% मेरी बॉडी में फ़ैट है, सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि मैंने और फैट अपनी बॉडी में नहीं कंज्यूम करना। जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें जिसमें चीज़ हो, मायोनीज़ हो, ये सब मैंने अवॉइड करना है। सिमिलरली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो मैंने अवॉइड करने हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और केमिकल्स होते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कभी भी आपको मदद नहीं देंगे कि आप अपना पेट का साइज़ कम करें। उसके बाद चीज़, मायोनीज़, क्रीम, ये सारी चीज़ें आपका पेट का साइज़ इंक्रीज़ करती हैं, आपका फ़ैट इंक्रीज़ करती हैं। इसके बाद तली हुई जो चीज़ें हैं, समोसे, पकोड़े, ये सब इनका कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ को आप तेल में तलते हैं उसकी कैलोरीज 10 गुना ज़्यादा हो जाती हैं। आप चिकन को तलेंगे, आप फ़िश को तलेंगे, फ़िश बज़ाते ख़ुद बहुत हेल्दी है, चिकन बहुत हेल्दी है, उसका प्रोटीन और कार्ब्स का कंटेंट, मगर जब आप उसको तलेंगे समोसे, पकोड़े, तो ये उसका कैलोरी कंटेंट 9 गुना बढ़ जाएगा। तो तली हुई चीज़ों से इज्तनाब करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फ़ैट परसेंटेज, पर्टिकुलरली अपने पेट का फ़ैट आप कम करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले मज़ीद फ़ैट नहीं खाना। उसके बाद आपने तली हुई चीज़ें कम करनी है, आपने क्रीम, मायोनीज़, इस तरह की चीज़ें कम करनी है और फिज़ी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। एवरीबडी मिलीमीटर शिफ्ट्स लेकर आए अपनी ज़िंदगी में, डेली बेस पर। बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, एक छोटा सा स्टेप लेना है इन द राइट डायरेक्शन। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। टेक केयर। हम लोग वापस आ चुके हैं जी। मुझे ये बताएं कि आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती हैं, जब माँ बाप के घर में होते हैं वहाँ पर डिफरेंट। अच्छा, एक तरफ तो ये कि आपने इसको मैनेज किया अपने माँ बाप के घर में, फिर अपने ससुराल में, इस सारे, और साथ साथ अपने काम को भी, लेकिन कुछ ख़वातीन एहसान भी जता रही होती हैं कि मैं बाहर काम कर रही हूँ, ठीक है, तो इसलिए अब तुम लोग जो है मेरे साथ कोऑपरेट करो। देखें, कोऑपरेशन जो है ना वो तो चाहिए होता है, ठीक है, उसके बगैर तो आप एहसान करके ना मांगे लेकिन मदद मांग लेनी चाहिए। ये भी मैंने ज़िंदगी से सीखा है, बिकॉज ये भी बड़ा फिनोमेना है। जब आप इंडिपेंडेंट वुमेन वाले माइंडसेट में होते हैं ना, या कर रहे होते हैं, तो आपको मदद मांगने की आपकी आदत खत्म हो जाती है। तो ये आपको फिर वापस सीखना पड़ता है, क्योंकि अब आप क्या करेंगे। जैसे अभी मैं आई हूँ, मेरा बेटा घर पे, अब मुझे किसी के पास तो छोड़ना है। तो कॉपरेशन अपनी जगह मांगना चाहिए, लेकिन ये दोनों तरफ होना चाहिए। पहले तो अगर आपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपने वो अदा करनी है। जैसे मैं कह रही थी कि आप सिस्टमेटिक हो जाते हैं, आप कर सकते हैं, आप फिर हल ढूंढ लेते हैं। आप कहते हैं अच्छा, जैसे मैंने अभी किया कि अगर मुझे 2 घंटे के लिए हेल्प चाहिए तो मैं कौन सा बंदा अवेलेबल कर लूँ, रूटीन क्या बना दूँ सुलाने की, या बाकी जो मैंने काम करने हैं उसको कैसे वीकेंड पे मैं कर लूँ, वीकेंड पे जल्दी उठ जाऊँ। वो अपनी जगह है। एहसान ना आपको चढ़ाना चाहिए, ना आपके पार्टनर को चढ़ाना चाहिए। उनको भी हिस्सा डालना चाहिए, आपको भी हिस्सा डालना चाहिए, और दोनों को एहसान नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि काम दोनों के हो रहे हैं। हमारे यहाँ ये भी नहीं होता, बिकॉज हमारे यहाँ कहते हैं कि जी लड़के कहते हैं हमें तो काम करना है, आप तो शौक से काम करिए। अच्छा, मेरे बॉसेस भी मुझे हमेशा अक्सर कहते रहे कि आपको तो रेज की ज़रूरत नहीं है, आप तो शौक से काम करिए, आप किसी को पाल नहीं रही, तो आप नहीं चलाना। मेरी कॉम्पिटेंस पे मुझे पैसे दें, आप मैंने उस पैसे को क्या करना है उसके हिसाब से तो ना मुझे दें। तो इसी तरह जो लोग ऐसे रवैया रखते हैं कि जी आप तो शौक से काम करिए, मेरा काम बड़ा ज़रूरी है, मैं ज़रूरत से के तहत काम करूँ, ये दोनों रवैये गलत हैं। बिल्कुल। मगर ये रवैये तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक लड़कों के मेंटल माइंडसेट भी बेहतर नहीं होगा। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में फीडबैक कितना ज़रूरी है, और वो फीडबैक अगर नेगेटिव आए या आपको कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट की जाए कि हमें इस मसले का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर एक्शन लेना भी कितना ज़रूरी है?
देखिए फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ जेंडर के मसाइल पे, वैसे भी कि आपको किसी कंपनी में कोई चीज़ लग रहा है कि सही काम नहीं कर रही, आप उसके बारे में आवाज़ उठाएं। लेकिन फीडबैक देना भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और कल्चर से ही इनकरेज होता है। अगर उनको पता है कि मैंने आवाज़ उठाई तो कल को मेरी बेइज्जती होनी है, बॉस ने मुझे सुना के छुट्टी करा देनी है, और जब आप ऐसी कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे आइंदा कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन कुछ कंपनीज़ में जहाँ पे फीडबैक को ज़रूरी समझा जाता है वहाँ पे फिर वो ये नहीं करते। वो लोगों ऐसे उन्होंने चैनल्स दिए होते हैं, अनोनिमस लाइंस दी होती हैं, या कोई रिपोर्ट आती है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस पर डिसीजंस लेते हैं, और ऐसे नहीं कि बेचारे छोटे वाले को सफ़र करना पड़ता है, चाहे जो भी जिस लेवल का बंदा हो उसको फिर पीनलाइज करते हैं। तो फीडबैक तो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है। एसओपीज़ की अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एसओपीज़ किस तरीके से सेट की जानी चाहिए? अगर हम आई डोंट नो अगर आप स्पेसिफिकली जेंडर के बारे में बात करें, हाँ, तो जेंडर के लिए बिल्कुल ज़रूर एसओपीज़ रखने चाहिए जेंडर सेंसिटिविटीज़ के साथ। और ख़वातीन बहुत प्रोग्रेसिव कंपनीज़ में मैंने काम किया। मैंने टेलको सेक्टर में पाकिस्तान में तकरीबन 8-10 साल काम किया, फिर मैंने ई कॉमर्स सेक्टर में काम किया, आईटी सेक्टर में काम किया, बाहर काम किया। लेकिन उसके बावजूद उन प्रोग्रेसिव कंपनीज़ में भी फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मिस कैरेजेस ख़वातीन के हो जाते हैं, उनके लिए कोई सेपरेट छुट्टियाँ नहीं हैं। ठीक, आपकी जो वैसी छुट्टियां हैं ना जो आपको मिलती हैं, आप वही इस्तेमाल करें। आप देखें एक नॉर्मल सिचुएशन है ना, लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं। चाहे आपकी छुट्टियां एचआर डिपार्टमेंट में ख़वातीन ही हो, उन्होंने भी नहीं इस बारे में सोचा। ठीक, ये एक एसओपी की बात हो गई। इसी तरह बहुत कई दफ़ा दिक्कत हो सकती है पार्किंग जब ख़वातीन करती हैं। ख़वातीन को अगर आप एक इजी पार्किंग दे दें, अगर वो खुद गाड़ी चला के आ रही, या ट्रांसपोर्टेशन दे दें, ये भी एसओपी का हिस्सा है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा माशरा फैसिलिटेट नहीं कर रहा उस खातून की आमदोरफ्त को, तो आप कर दें। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डे केयर देते हैं, अगर वो नहीं देंगे, वो अलाउंस देते हैं कि बच्चे को डे केयर, अगर वो भी नहीं देंगे तो फिर आप ये ज़रूर खातिर में रखें कि उस खातून ने वो बच्चे का क्या करना है। इसी तरह मैटरनिटी लीव की जो पॉलिसीज़ हैं या पैटर्निटी लीव की, इवन अमेरिका में बहुत बुरी हैं। मैटरनिटी लीव पे वो बहुत कम उनका होता है। अगेन मैं यूरोप की अगर बात करूँ, साल की पेड मैटरनिटी लीव यूरोप में होती है। हमारे यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो यूरोपियन है 6 महीने की देती हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो कि पॉलिसी में बिल्ड करनी चाहिए, और जिन्होंने नहीं की उनको करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि अगर कोई जैसे अच्छा ये भी है कि पॉलिसी बनी हुई है लेकिन फॉलो नहीं हुई। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि मैंने कोर्ट में केस कर देती हूँ, मुझे कंपनी ने छुट्टी नहीं दी, हालांकि मेरा हक बनता है, तो कोर्ट या सिस्टम्स कोई उसको परवाह नहीं है इन चीज़ों की। तो बाकी कंपनीज, बाकी मुल्कों में जो गवर्नमेंट है या कोर्ट्स हैं, वो ऑब्लिगेटरी करते हैं कंपनीज पे कि वो ये हकूक दें उनकी स्टाफ को, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मेल वर्कर्स हों या फीमेल वर्कर्स हों, जो कि उनके लॉज हैं मुल्क में काम करने वाले लोगों के, वो उनको मिलें। हमारे यहाँ कोई नहीं चेक करेगा कि हम, क्योंकि देखें जितना सिंध है, सिंध में मैटरनिटी लॉ है कि इतनी छुट्टी होनी चाहिए, पंजाब में अपना है, हर जगह है, लेकिन वो कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये कोई नहीं देख रहा। हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि बिल तो पास हो जाते हैं, ये चीज़, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। ये अब जो बिल को लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है और अगर उसके ऊपर चेक रखना, उसकी अकाउंटेबिलिटी करना, ये नहीं है। एक और बहुत बड़ा पॉइंट है हरासमेंट के हवाले से, एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स अब उठा लिए हैं इसके लिए। तो ऐसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन को अपने ही रूल्स नहीं सेट करने चाहिए? जी, ऑर्गेनाइजेशन में अगेन देखें दो चीज़ें, बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन अगर उनके पास रूल्स नहीं हैं तो उनको ज़रूर बनाने चाहिए और बड़े क्लियर बनाने चाहिए, और बाकी जगहों जहाँ रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जो हमने बात की। तो अब वो भी देखें, इंसान की नेचर होती है कि अगर सर पे कोई ठंडा होता है तो इंसान बेहतर काम करता है। अब उनको पता है हमारे मुल्क में अगर हमने नहीं रूल्स फॉलो किए तो लीगली क्या इस बंदे का कवर है या इस खातून का या बंदे का। तो इम्प्लीमेंटेशन करवाना तभी हो सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन के अपने एथिक्स बड़े ज़रूरी हैं। जो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स है ना, ये एक चीज़ है जो कि पाकिस्तान में समझते ही नहीं है कि ये कोई चीज़ है। मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि कंपनी किन एथिक्स पे काम करती है, और हमें लीगली भी ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स के ऊपर कोई फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, लोगों को उसका अकाउंटेबल करना चाहिए, कंपनीज को उसका अकाउंटेबल करना चाहिए। मतलब आप देखें बहुत सारी चीज़ों की रेगुलेशंस बनी हुई होती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, इसकी है मतलब टेलीकॉम्स की हैं, आईटी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं कंपनीज के ऑपरेशन के, उसमें
ह्यूमन राइट्स कैसे प्रोटेक्ट हो रहे हैं, ख़वातीन के राइट्स कैसे प्रोटेक्ट हो रहे हैं, उसके क्या फ्रेमवर्क। बिल्कुल आपने ठीक बात की। कभी कभार अगर आप कोई चीज़ रिपोर्ट भी करें तो आपको कहा जाता है कि आपको खुद को ऐसे कैरी करना चाहिए था कि आपको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। हाँ, सो देखें, अभी तो मैं बात करी थी कि ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क जो आपने मुझसे पूछे कि होने चाहिए। अब मैं उस तरफ आती हूँ कि इंडिविजुअल इंटरेक्शंस में क्या होता है। अब ये भी चीज़ देखें, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने लोगों के भी साथ इंटरेक्ट किया है जिनके साथ वाक़यात हुए हैं। उसमें एक आम जो नज़रिया होता है ना, वो होता है कि ये इस्टेब्लिश कैसे करें कि कौन ठीक है कौन नहीं। बिल्कुल, क्योंकि उस मौके पे तो कोई मौजूद नहीं है जिस भी किस्म की। अब ये नहीं है कि अब जब आप हरासमेंट का सोचें तो बहुत बड़ी कोई खतरनाक हरकत नहीं होगी। हाँ। जो हमारे यहाँ तो ये छोटी मोटी चीज़ों को हरासमेंट समझते ही नहीं है, जो बिला वजह लोग किसी को बातें सुना दी, लड़कियों को ऑर्गेनाइजेशन में, या जिस तरह अगर मुझे किसी ने कह दिया कि आपको क्यों तनख्वाह की ज़रूरत है, ये तो क्योंकि आप लड़की हैं, तो ये एक जेंडर बायस है, ये हरासमेंट है। और पढ़े लिखे बॉसेस अगर आपसे ऐसी बात करें तो एक तो सेंसिटिविटी ही नहीं है लोगों के अंदर जेंडर की, कि भाई उससे कैसे बात करनी है। और ये बहुत ठीक की इशू है हमारे यहाँ। ठीक, वापस आएंगे और इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि कुछ ऐसे पेशे हैं जिनके अंदर अभी तक ख़वातीन नहीं हैं, जिसमें मैकेनिक हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वेल, आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री में आज हम क्या दिख रहे हैं वो चलते हैं और फिर वापस आएंगे वापस अपने सवालात की तरफ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी जानना ज़रूरी हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे मिजाज हैं आपके। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि वो कौन सी चीज़ है या उसको क्या कहते हैं जिसमें आपको सियासत, तिजारत यानी कारोबार, फ़नून लतीफ़ा, ओपिनियंस, एंटरटेनमेंट, कहानियाँ, लतीफ़े, पहेलियाँ, सब कुछ मिल जाए एक ही जगह पे, तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, उसको कहते हैं अखबार। यस, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक ऐसा मजमुआ होता है सफ़ों का जिसमें आपको बहुत सी वैरायटी मिलती है। और न्यूज़पेपर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे आपको मुख्तलिफ शोबाजात जो हैं ज़िंदगी के, उनकी ख़बरें आप तक पहुंचाते हैं। जैसे मैंने आपको शोबाजात बताया कि आपने सियासियात की बात देखनी है कि क्या चल रहा है भाई सियासत में, तिजारत के क्या मामलात हैं, आपने सुना होगा कि जी इंडेक्स का ये रेट है। अगर आपने फ़नून लतीफ़ा की बात करनी है कि कौन सी किताबें छपी हैं, कौन से प्रोग्राम्स हुए हैं, अगर आपने राइटर्स का पढ़ना है, अगर आपने लोगों के कॉलम्स पढ़ने हैं यानी ओपिनियंस पढ़ने हैं कि लोग मुख्तलिफ मामलात के बारे में क्या नुक्ता नज़र रखते हैं, तो अखबार से बेहतर कोई चीज़ नहीं। अखबार, न्यूज़पेपर is one of the idea that actually updated the world around us. Updated the world से मुराद है कि जो बासी हैं, रहने वाले हैं, जो इस दुनिया को बसाए हुए लोग हैं, उनकी मालूमात को अपडेट करने और उन्हें कनेक्ट करने, दुनिया के लोगों को एक दूसरे से और मालूमात से कनेक्ट करने में न्यूज़पेपर का बहुत अमल दखल है। और न्यूज़पेपर जब से आया तब से the world updated and it changed in certain perspectives. मुझे याद है, आपको भी शायद कहा जाता हो, हमारे बचपन में हमें कहा जाता था कि अखबार पढ़ा करें। यानी हमने थोड़ा सा जब होश संभाला, हम कोई 7वीं 8वीं में पहुँचे, तो जो बड़ा मिलता था वो पहली नसीहत ये करता था, अखबार पढ़ा करो। अब उस वक्त तो हमें बड़ा अजीब लगता था कि भाई हम तो अपने स्कूल की किताबें बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, ये हमें अखबार पढ़ने को कहते हैं। हमें अच्छा लगता था क्योंकि कहानियों का मजमुआ या डाइजेस्ट पढ़ लें या सॉर्ट ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन हमारे बड़े कहते थे अखबार पढ़ें। उस वक्त तो समझ नहीं आया, लेकिन बाद में हमने रियलाइज़ किया कि उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आपको वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन और अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ अखबार से ही मुयस्सर होती है। अखबार बुनियादी तौर पे सफ़हात यानी जो पेजेस हैं, जो कागज़ है उसके ऊपर छपता था और आज भी छपता है। लेकिन आज अखबार यानी न्यूज़पेपर ने एक नई शक्ल ले ली है और वो नई शक्ल है वर्चुअल अखबार की। आपने देखे होंगे, अब तो आप यूँ मोबाइल उठाते हैं, यूँ ठक करके जो भी अखबार आप पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेज़ी का, उर्दू का या किसी भी लोकल ज़ुबान का, वो आप आराम से वर्चुअली हासिल कर सकते हैं। अखबार जो है, न्यूज़पेपर, जो कंटेंट जिसकी हम बात करते हैं, उसकी जो छपाई है
वो अब सिर्फ कागज़ पर नहीं है, बल्कि अब वो वर्चुअल फॉर्म में भी मौजूद है। और वर्चुअल फॉर्म पे मौजूद होने से डेफिनेटली उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो बदल गया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है इसके बारे में मैं अभी जिक्र करता हूँ, लेकिन लेट्स गेट बैक टू द न्यूज़पेपर। इंसान हमेशा ही तलाश के सफ़र में रहा है और मुतलाशी रहा है। पुराने ज़माने में कहते हैं कि ख़बर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, या ख़बर जो है वो आवाम तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता था कि पत्थरों पर या मेटल्स यानी धात पर या लकड़ी पर जो भी पैगाम या ख़बर होती थी उसको कुंदा करवाया जाता था, और शहर के दाखिली रास्ते की जो दीवार होती थी उस पे लगवा दिया जाता था। उसके अलावा कुछ ख़बरें जो होती थी वो एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत, कुछ ग़ुलाम जो हैं वो खालों के ऊपर, जब इंसान ने लिखना सीख लिया तो जानवरों की खालों के ऊपर वो लिख के भेज दिया करते थे। लेकिन मैं जिस न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, जो हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे और मैं अब आपको भी नसीहत करूँगा, अखबार पढ़ा करें। ये जो अखबार की शक्ल है ये बुनियादी तौर पे 17वीं सदी में हमारे सामने आई, और 17वीं सदी में अखबार जो है उसका बुनियादी काम कारोबारी हजरात यानी ताजिर हजरात को मार्केट के रेट से आशना करना और रुशनास कराना होता था, जो जिन्हें आज भी हमें वो रेट लिस्ट मिलती हैं। 17वीं सदी में जब अखबार आया, यानी कि इंट्रोड्यूस हुआ एक ऐसा कागज़ पे छपा हुआ प्रोसेस और कागज़ पे छपा हुआ मटेरियल जो मालूमात दे, तो वो कारोबार से रिलेटेड मालूमात थी। लेकिन 19वीं सदी के अवाइल में अखबार ने वो शक्ल इख्तियार कर ली जो आज हमें नज़र आती है, यानी अखबार जिसके अंदर आपको बहुत से शोबाजात की खबरें मिलती हैं। 19वीं सदी के अवाइल में न्यूज़पेपर का आइडिया उस शक्ल में पहुंच चुका, या उस शक्ल को इख्तियार कर चुका था जो आज भी मौजूद है। जब हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, वैसे न्यूज़ के बारे में तो कई लोग कहते हैं कि न्यूज़ इज़ द एब्रीविएशन ऑफ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, लेकिन इसके बारे में हमें कोई मुस्तनद हवाला नहीं मिलता। तो न्यूज़ एक्चुअली खबर की अंग्रेज़ी है। खैर, लेट्स गेट बैक टू द न्यूज़पेपर। आज अगर हम बात करें जिस तरह वर्चुअल न्यूज़पेपर्स का जिक्र किया, तो न्यूज़पेपर्स की छपने की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमें डेली न्यूज़पेपर मिलते हैं जो रोज़ाना छपते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हमें ख़बर मुहैया करते हैं। हमें बाई वीकली या जिन्हें हम सेमी वीकली कहते हैं, यानी कि जो हफ्ते में 2 दफ़ा अखबार छपते हैं। फिर ट्राई वीकली अखबार भी मौजूद हैं, हफ्ते में 3 दफ़ा छपने वाले। देन वी हैव फोर्टनाइटली अखबार, यानी महीने में 2 दफ़ा 15 दिन बाद छपने वाले अखबार। ये मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं अखबारों की, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर अखबार होता है या मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ अखबार है वो डेली अखबार, जिसे हम रोज़नामा कहते हैं। अखबार के अंदर अगर आप कभी खोलिए तो अखबार में मुख्तलिफ सेक्शंस शोबाजात की बुनियाद पर भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी एक कैटेगरी होती है नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ की। अखबार में आपको अपने मुल्क से रिलेटेड ख़बरें भी मिलती हैं और बैनुल-अक़वामी ख़बरें भी मुयस्सर आती हैं। इसीलिए अखबार पढ़ा करें, क्योंकि अखबार आपको पूरी दुनिया का एक वो कॉन्सेप्ट, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो देता है। अब तो अखबार के अंदर एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं लोकल पोर्शन, और लोकल पोर्शन वो होता है जो बुनियादी तौर पे आपके ख़ास इलाके या ख़ास सूबे या ख़ास शहर की ख़बरें जो हैं वो सामने लेके आता है। मिसाल के तौर पे आपको पाकिस्तान में कई अखबारात मिलते हैं जो शहर की बुनियाद पे, यानी उनके अंदर एक सफ़ा होता है जो शहर की खबर सामने लेके आता है। अखबार के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ओपिनियन पोर्शन भी मिलता है। ओपिनियन पोर्शन वो होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ दानिश्वर, मुख्तलिफ कलमकार अपने नज़रियात जो हैं वो आवाम के साथ शेयर करते हैं, और वो नज़रियात ज़िंदगी के मुख्तलिफ हवालों से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सफारतकारी के हवाले से मामला चल रहा है कि अफ़गानिस्तान में क्या होगा, तो उसके ऊपर लोग अपने ओपिनियंस देते हैं कि ये मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, माजी में कहाँ गलती हुई। आपको लोगों के और दानिश्वरों के मुख्तलिफ नज़रियात भी अखबार में मिलते हैं। अखबार अगेन आपको इंट्रोड्यूस कराता है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पॉइंट ऑफ व्यू या नुक्ता नज़र जो है अगर आपने डेवलप करना हो तो उसका बेहतरीन तरीका यही होता है
कि आप लोगों के नुक्ता नज़र सुनिए और उनको फिर एनालाइज कीजिए और उसमें से अपना सोच का रास्ता जो है वो इख्तियार कीजिए। दुनिया में इस वक्त हज़ारों अखबार छपते हैं। पाकिस्तान में 2019 की एक रिपोर्ट जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 707 यानी 707 अखबारात जो हैं वो प्रिंट होते हैं या रजिस्टर्ड हैं, एटलीस्ट लाइसेंस्ड हैं, जिनके पास ABC स्टेटस जो है वो मौजूद है। सो अखबार हज़ारों की तादाद में, और पाकिस्तान में भी अगेन मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें 707 अखबार जो हैं वो छपते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि अखबार जो है ये एक आउटडेटेड चीज़ हो चुकी है, अब तो विजुअल्स का ज़माना है, आप 2 मिनट में ख़बरें सुनते हैं और आपको सब इल्म हो जाता है। तो याद रखिए कि अखबार कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है, उसकी फॉर्म बदल सकती है, जैसे कागज़ से निकल के वो वर्चुअल फॉर्म में चला गया, लेकिन आउटडेटेड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अखबार में ज़ुबान जो है वो लिखी होती है, ख़ास अंदाज में लिखी होती है। जबकि आप जब ख़बर सुनते हैं तो ज़ुबान जो है वो बहुत ही मखसूस होती है। तो अगर आपने अपनी लैंग्वेज को बेहतर करना है और मुख्तलिफ़ शोबाजात की वोकैबुलरी और लुग़त को बढ़ाना है तो अखबार तो पढ़ना पड़ेगा। सो अखबार पढ़ने से ना सिर्फ आप अपडेटेड ख़बरों से मुतारिफ़ होते हैं या अपडेटेड रहते हैं, बल्कि आप ज़ुबान जो है उससे भी मुंसलिक होते हैं, चाहे वो बैनुल अक़वामी ज़ुबान हो या आपकी अपनी कौमी ज़ुबान हो। सो अखबार पढ़ती रहिए, क्योंकि अखबार यानी न्यूज़पेपर इज़ एन आइडिया दैट कैन चेंज योर वर्ल्ड टुडे एज वेल। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़। जी वेलकम बैक टू द शो। नजम ने आपसे जाने से पहले सवाल किया था कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें लड़कियां अभी तक मौजूद नहीं हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं रिसेंटली एक देख रही थी सोशल मीडिया पे कि खातून ठेकेदार हैं। बिल्कुल, वो मैंने भी देखा। आपने देखा? हाँ। सो किसी ने तो स्टार्ट लिया और वो बड़ी तगड़ी हैं अपने काम में और लोगों को उन्हें आगे लगाया हुआ और वो काम कर रही हैं। इसी तरह हमने खवातीन कैप्टन्स हैं, करीम पे भी हैं और सर्विसेज में भी हैं, टैक्सी भी खवातीन चलाती हैं। अब आप भी मुझे बता रहे थे स्कूटर भी खवातीन चलानी शुरू हो गई। तो वही जो हमने पहले बात की कि रोल मॉडल्स मिलने चाहिए, सक्सेस स्टोरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सक्सेस स्टोरीज़ होनी चाहिए। क्योंकि देखें, एक ज़माना होगा कि शायद हमारे यहाँ मुल्क में ना होगी कोई खातून डॉक्टर, लेकिन फिर सक्सेस स्टोरीज़ बनी तो डॉक्टर्स बननी शुरू हो गई। आप मीडिया की बात कर रहे थे, मीडिया पे नहीं होंगी खवातीन, लेकिन अब हैं माशाल्लाह। इसी तरह बाकी पहले आर्मी में खवातीन नहीं होती थी, अब आर्मी में भी खवातीन है। तो पहले एक लोगों को मौका देना, फिर उसको सक्सेसफुल बनाना। जब ये चीज़ें एक साथ साथ चलेंगी, और इनमें चीज़ों में वक्त लगता है, हम जा सही तरफ रहे हैं, ज़रा हल्के हल्के जा रहे हैं और रोड़े लोग लटका रहे हैं, लेकिन हम पहुंच जाएंगे। हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एज अ सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू वीमेन, और ज़्यादा लोगों का अब दिमाग जो है वो खुल रहा है और एक्सेप्टेंस की तरफ आ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। और इसमें मीडिया का इतना बड़ा रोल है कि वो जो ये बेचारी किस्म के ड्रामे जो है ना, प्लीज़ दिखाने बंद करें, जिसमें ख़वातीन बस मेरी शादी हो जाए और अगर मेरी तलाक होगी तो मेरी दुनिया ख़त्म होगी, अब कोई आएगा और मुझसे दोबारा शादी करेगा तो मेरी नई दुनिया शुरू। ये ड्रामा का क्रॉस द बोर्ड थीम होता है, आप कोई भी चैनल उठा लें, इस तरह नहीं प्लीज़ करें। और बाकी मॉर्निंग शोज़ जो अगर जैसे, अच्छा क्या ऐसा होता नहीं है वाकई लड़कियों की हमेशा से यही ख्वाहिश नहीं होती पैदा होने से कि बस शादी हो जाए, कपड़े बना लें और ये जूते बना लें? ख्वाहिश होती है, ये ख्वाहिश एक ख्वाहिशों के डब्बे में एक ख्वाहिश होनी चाहिए, बहुत अच्छी ख्वाहिश है। पूरा डब्बा आप इस ख्वाहिश को दे देंगे तो बाकी और ज़िंदगी में बहुत सारे काम है करने के, वो कौन करेगा, सोसाइटी में कौन करेगा। और शादी में भी सिर्फ कपड़े पहन के बैठना तो नहीं होता ना, शादी में हज़ारों काम होते हैं, वो भी तो किसी ने करने। तो इसलिए मीडिया की बहुत जिम्मेदारी है कि वो ये मैसेजेस कन्वे करें, चाहे ड्रामाज के थ्रू, मॉर्निंग शोज़ के थ्रू, कि आपके जेंडर रोल्स क्या हो सकते हैं और उन रोल्स में कैसे इंसान ग्रो कर सकता है, बजाय के स्टीरियोटिपिकल रोल्स में, जिनमें बुराई नहीं है, हाउसवाइफ में बुराई नहीं है, स्टे एट होम मॉम्स में बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये भी एक रोल है। हाँ, और सिर्फ ये रोल नहीं है, और भी बहुत सारे। सुपर वुमन का कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए कि एक ही औरत है जो हर काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। देखिए, सुपर वुमन का भी थोड़ा अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आप एक काम के ऊपर ही मत अटक जाएं,
मुख्तलिफ़ चीज़ों को आजमाएं, मौका दें। आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट होती हैं उनको, जैसे आप कहते हैं आपने पढ़ाई की है, आप अपनी डिग्री को ऑनर करें, आप काम करते हैं, अपने काम को उसका ज़रूरी वक्त दें, आपके बच्चे हैं आप उनको संभालें, तो आप अपनी ज़िंदगी को मैनेज करें और लोग कर लेंगे, लोग कर रहे हैं, यही सीखना है। तो कोई भी डेफिनेशन जो है ना उसको हमें एक परफेक्ट डेफिनेशन बना के कहीं नहीं रख देना। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में जब से वुमेन एम्पावरमेंट की बहस चल रही थी, हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये देख रहे थे कि आप अपनी बच्चियों को ये समझाने से ज़्यादा बेहतर है कि वो दुपट्टा लें, पर्दा करें, आप अपने लड़कों को ट्रेनिंग दें और अपने बच्चों को तरबियत, अपने लड़कों की तरबियत जो है वो बेहतर बनाएं। लेकिन हम लोग एक तरफ ये चीज़ देखते हैं कि एक आम घर की रूटीन देखी जाए, औरत अगर ज़्यादा कमाने लग जाए तो मर्द को तकलीफ उठना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा था कि वो काम पे भी जो कह रहा है बंदा कि मैंने फीमेल बॉस को नहीं रिपोर्ट करना, उसकी इनसिक्योरिटी है। उसने अपने सारे ज़िंदगी के एनवायरनमेंट में एक औरत को सिवाय रोटियां बनाते हुए और सफाइयां करते हुए देखा ही नहीं है, तो उसके दिमाग में ये डेफिनेशन ही नहीं है कि औरत जो है ना ये काम पे मुझे बता सकती है कि क्या करो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती ये चीज़। इसीलिए जब आप रोज़ दिखाएंगे तो लोगों के लिए एग्जिस्ट करेंगे। इसलिए कह रही हूँ कि ड्रामाज में वो कैरेक्टर्स बनाएं जहाँ पे लोग और काम कर रहे हैं बजाय रो रहे हैं और कपड़े बना रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं ये माइंडसेट की चेंज है और इसमें बहुत बड़ा रोल अगेन औरत का है, जो अपने बेटों को ट्रेन करे अच्छे तरीके से और उनको एक एज एन इंसान ट्रेन करे, एज अ जेंडर मेल रोल ट्रेन ना करे। तो ये बहुत, अगर हमारी सोसाइटी में ये चेंजेस आने शुरू हों आदमी के माइंडसेट में, तो वो औरतें खुद ब खुद ज़्यादा अच्छी तरह से अपना काम करेंगी, चाहे घर का हो या बाहर का। लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बहुत कम है ख़वातीन का लिटरेसी रेट। उसको अगर ग्राउंड लेवल से बेहतर कर लिया जाए तो बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए आपसे कह रही थी कि बहुत सारे लोग चीज़ों को मज़हब के खाते में डालते हैं, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि तालीम दोनों जेंडर्स के लिए, हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कहा कि दोनों के लिए ज़रूरी है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है वर्किंग वुमेन को, उन्होंने एक्सेप्ट किया है तालीम याफ्ता वुमेन को। उस ज़माने में जहाँ पे वुमेन के पैदाइश पे लोग जो है इतना मसला डालते थे, उन्होंने एक औरत को कितने रंगों, कितने रूप में और कितनी कैपेबिलिटीज़ के साथ एक्सेप्ट किया है। और हम यहाँ पे बड़े बड़े फतवे लगा देते हैं और किसी को पढ़ाते नहीं हैं, किसी को जाने आगे नहीं बढ़ने देते। ये बातें बेहतर नहीं है, हमें देखना चाहिए तालीम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे लोग कल्चर को ज़्यादा फॉलो नहीं करते मज़हब के मुकाबले में। इंडो पाक कल्चर जो हमारा पुराना था उसी को लेके अभी तक चला जा रहा है। उसको यही बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की है, लेकिन वो कहते हैं कि हम मज़हब का रैपिंग चढ़ा के वो कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं। सही बात है, इसीलिए मैं कह रही हूँ प्लीज़ मज़हब को तो समझ के करें, उनसे तो गलत बातें मंसूब ना करें। और मज़हब में अगर आपको इन चीज़ों के लिए इनकरेज किया तो उसकी वजह है, वो यही वजह है जो आप कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल से जब आप एक इंसान का दिमाग खोलना शुरू करेंगे तो वो बड़ा होकर सोसाइटी में कितने अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगा। चाहे वो घर के अंदर ही करे, वो अपने बच्चे को ही बेहतर तरीके से पढ़ा लेगा, अपने घर के इंतजामात बेहतर कर लेगा, तो उसको पढ़ाना, उसको माशरे के लिए एक कारामद शख्स बनाना बहुत ज़रूरी है और ये सबकी जिम्मेदारी है। 21वीं सदी में भी हम अभी तक औरतों को वर्किंग प्लेस पे हेल्दी एनवायरनमेंट क्यों नहीं दे सके? देखें, हम हर माशरे की प्रायोरिटीज़ होती हैं। काम पे शायद हमारी ये प्रायोरिटी ना हो एज अ माशरा, और हम इसको रियलाइज़ भी नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे देखें, अब ये भी अजीब बात है ना, हमारे लिए हमेशा ये माइनॉरिटी इशू है। अब ये भी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की भी शिकायतें आती हैं कि लोग कहते हैं कि जी एक कोटा बन गया कि लड़कियों को भी प्रमोट करना है, ठीक है, तो जो लड़के हैं जो कैपेबल हैं वो प्रमोट नहीं हो रहे क्योंकि कोटा था और लड़की को प्रमोट करना है। तो आप एक माइनॉरिटी की तरह हमेशा ख़वातीन को देख रहे हैं, माइनॉरिटी की तरह उनको डील कर रहे हैं, माइनॉरिटी की तरह आप उनके लिए इंतज़ामात कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक सोसाइटी का माइंडसेट है जिसको बदलने की ज़रूरत है, जिसकी हमने बात की कि घर की तरबियत, माँ बाप की तरबियत, लड़कियों लड़कों की यकसां तरबियत, उनके साथ सेम एक तरीके का सलूक, और बेटों को समझाना, बेटियों की। अभी आप मुझे खुद ये कह रहे थे, देखें सारी तरबियत आप लड़कियों की कर देते हैं कि भाई जाओ अगला घर जाओ तो फलाना कर लो, ये तमीज़ कर लो, तमीज़ से बैठ जाओ। लड़कों की उससे आप कम से कम 1/4 भी तरबियत कर दें तो लड़कियों की आपको इतनी तरबियत ना करनी। कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि माँ अगर अपने बच्चे को बोले कि तुम मेरे साथ काम करवाओ
हाँ, ठीक है, एक प्यार भरे रिश्ते में, ताकि तुम अपनी बेगम का हाथ बढ़ा सको। और एट द सेम टाइम बाप भी अगर माँ के साथ काम कर ले तो बच्चा देखेगा कि मेरे अब्बा ने काम किया है। बहुत अगर अच्छा सारी point है। जिंदगी बाप बैठ के अखबार पढ़ता रहेगा और टीवी के चैनल चेंज करता रहेगा, बच्चे ने तो यही देखा है, उसने तो यही करना यही है। करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट का टाइम हुआ जाता है जो कि है फूडीज, और आज हम देखेंगे कि क्या मज़ेदार सी डिश हमें आपको दिखानी। मोस्ट मैमल्स और रेप्टाइल्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अंडे देते हैं और उनकी जो नस्लें हैं वो अंडों के थ्रू चलती हैं। मगर इंसानों ने जो है वो अंडों को एज अ फूड कब कंज्यूम करना स्टार्ट किया, आज हम इसके बारे में फाइंड आउट करेंगे। मेरा नाम हमज़ा काजी है और आप फूडीज़ देख रहे हैं। अगर हम इस चीज़ के ऊपर बात करें कि इंसान ने अंडे जो है वो कब कंज्यूम करना स्टार्ट किए, तो इसको देखा जा सकता है कि जब डॉन ऑफ टाइम जो है वो स्टार्ट हुआ, यानी कि दुनिया बनी होगी और इंसान आए होंगे, तो आई थिंक ये क्वाइट पॉसिबल है कि उस टाइम के ऊपर ही जो है वो ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इंसान को जो है वो खुराक के डिफरेंट जो है ज़राए चाहिए थे, और अंडे जो हैं वो ज़ाहिर बात है कि शुरू से जो है वो दुनिया के जब से बनी है तब से जो है वो जो जानदार आए हैं दुनिया के अंदर, तो तब से जो है वो प्रेजेंट है। क्योंकि अंडे जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल हैं और एक बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो इंसानी खुराक का जो ये हिस्सा है ये बहुत शुरू से बन चुके थे। और इसमें जो एक और बड़ा ख़ास बात है वो ये है कि अंडे जो हैं उनको डिफरेंट रेसिपीज़ में जो है वो बहुत डाइवर्स तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इंसान जो है वो सदियों से जो है वो अंडे कंज्यूम कर रहा है। इनफैक्ट जो वाइल्ड फाउल है वो इंडिया में 3200 BC के टाइम के ऊपर जो है वो डोमेस्टिकेट किया जाता था, और इसके जो अंडे हैं वो ख़ास तौर पे जो है वो खाए जाते थे। इनफैक्ट बाद में जो मुग़ल दौर का टाइम है उसमें भी जो है वो बहुत ही ख़ास तरीक़ों से अंडों को तैयार किया जाता था और खाया जाता था। चिकन, फाउल्स या ऑस्ट्रिच, इनके अंडे जो हैं वो सबसे ज़्यादा वाइडली खाए जाते थे क्योंकि ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से न्यूलिथिकल टाइम जो है वो ये टाइम था जिस वक्त अंडे जो है वो उनकी कंजप्शन स्टार्ट हो गई थी, और ये बहुत कदीम ज़माने की बात है। जो एग है वर्ड, वो हमारी लैंग्वेज का जो है वो शुरू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, यानी कि एग जो है उसको ओल्ड इंग्लिश में ओएग कहा जाता था, मगर जो ओल्ड नॉर्स है उसके अंदर जो है वो एग कहा जाता है। सो ये जो है वो वहाँ से इन्फ्लुएंस होके इसको एक सिंगल टर्म एग के तौर पे कहा गया, और ये जो टर्म थी इसको एसोसिएट किया जाता था बर्ड के साथ। तो इस वजह से जो बर्ड का जो बनता है एग, उसको जो है वो एग इसीलिए कहा जाता है। जैसे कि मैंने अर्लियर बताया कि बहुत सारे परिंदे जो हैं या जो मैमल्स में आते हैं या जो रेप्टाइल्स हैं वो अंडे जो है वो ले करते हैं, और डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से, डिफरेंट टेम्परेचर्स के हिसाब से, डिफरेंट प्रेफरेंसेस के हिसाब से इन अंडों को डिफरेंट तरीक़ों से कंज्यूम किया जाता है। इनफैक्ट रेप्टिलियन एग्स भी जो हैं वो कुछ रीजन्स में खाए जाते हैं। अंडों को बेकिंग में यूज़ किया जाना जो है वो भी बहुत ज़्यादा अर्ली स्टार्ट हो चुका था। 6000 BC में चाइनीज़ रीजन के अंदर जो है, क्योंकि फाउल्स की बहुत ज़्यादा अबंडेंस थी, तो अंडे भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में होते थे, तो इनसे फ़ायदा जो है वो उठाना जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर या रेसिपीज़ के अंदर जो है वो बहुत कॉमन था। तो इस वजह से बेकिंग के अंदर भी जो है वो इनको इंट्रोड्यूस किया गया, और बेकिंग के अंदर जो है वो अंडों का आज तक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है। मगर अगर कुलिनरी के अंदर जो है या बेकिंग के अंदर देखा जाए कि अंडों का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज़्यादा पहले कहाँ से आया, तो वो एंशिएंट इजिप्शियंस और रोमन्स के थ्रू आया। तो वो लोग पहले से जो है वो अपने केक्स जो हैं उनके अंदर अंडों को जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। अंडों की जो है वो बहुत सारी किस्में हैं, जिसके अंदर जो है वो बॉयल्ड एग्स आते हैं। बॉयल्ड एग जो होता है वो पानी के अंदर जो है कुछ देर बॉयल किया जाता है। कुछ लोग उसको जो है वो हाफ़ बॉयल खाते हैं, कुछ लोग जो है उसको ज़्यादा हार्ड बॉयल करके खाते हैं। हार्ड बॉयल तब होता है जब उसका जो अंदर सेंट्रल जो जर्दी का हिस्सा है वो जो है वो फुली कुक हो जाता है या हार्डन हो जाता है। और सॉफ्ट बॉयल जो होता है, या आप कहें जो सॉफ्ट बॉयल है, वो होता है जो उसके अंदर ऑरेंज जो उसका हिस्सा है जर्दी का, वो जो है रिलेटिवली रनी होता है। इसी तरह फ्राइड एग्स जो हैं वो बहुत सारी किस्मों के हैं। कुछ अंडे जो हैं जिनको सनी साइड अप कहा जाता है, उसमें जर्दी जो है वो गोल्ड सी ऊपर होती है और उसको सनी साइड उसी कहते हैं, क्योंकि वो जर्दी जो है वो आपको सूरज की तरह नज़र आती है। कुछ लोग जो है वो जर्दी को इस तरह खाना पसंद नहीं करते और पका के खाना पसंद करते हैं, तो वो जर्दी तोड़ देते हैं, जिससे वो फैल कर एक बिल्कुल फ्लैट जो है वो फ्राइड अंडा बन जाता है।
कुछ लोग जो है वो अंडे को फ्राई करते हुए इसमें कुछ चीज़ें डालना पसंद करते हैं, जैसे कि सब्ज़ी, और इसको जो है वो ऑमलेट कहा जाता है। इसी तरह एक बहुत ही फेमस जो रेसिपी है वो है स्क्रैम्बल्ड एग्स की, जो कि ब्रेकफास्ट में बड़े शौक से खाई जाती है और यूजुअली जो है वो साइड में सॉसेजेस के साथ जो है या बीन्स के साथ जो है खाई जाती है। इसमें जो है आप वो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। कुछ जगह जो है वो ये अंडे जो हैं उनको फोल्डेड फॉर्म में सर्व करते हैं, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट स्टफिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल चीज़ जो है उसके अंदर बहुत कॉमनली डाला जाता है। एक और किस्म जो है वो है अंडों की पोस्ट जो होते हैं वो एक गर्म पानी के अंदर जो है वो अंडे को इसी तरह तोड़ के डाला जाता है और उसके बाद जो है उसको जल्दी निकाल लिया जाता है, तो वो जल्दी उस हीट की वजह से वो ओवल सी फॉर्म में जो है वो कुक हो जाता है। और ओकेजनली कुछ सैलड्स के ऊपर और कुछ फूड डिशेस के ऊपर जो है उसको प्रेजेंटेशन के तौर पे काट कर डाला जाता है और बड़े मज़े का वो जो एक आपकी उसकी जो लुक है वो आ जाती है। इसी तरह एक जो मेरा पसंदीदा अंडा खाने का तरीका है वो है कार्बोनारा। कार्बोनारा जो है वो मुझे इसलिए इतना पसंद है क्योंकि उसके अंदर मेरी 2 फेवरेट चीज़ें आ जाती हैं, एक तो अंडे और दूसरा नूडल्स। तो जब नूडल्स बनाने का जो तरीका है एशियन क्यूज़ीन के अंदर, जब आप वो नूडल्स बनाते हैं और इसी तरह इटालियन क्यूज़ीन के अंदर, तो कुछ लोग जो है उसके अंदर कुकिंग के दौरान जो है वो तोड़ के अंडा डाल देते हैं, जिससे उसके अंदर जो है वो अंडा भी जो है वो शामिल हो जाता है। तो ये जो कार्बोनारा होता है इसके अंदर जो है वो एक फ्यूजन ऑफ फ्लेवर्स जो है वो बहुत मज़े का होता है। मेरे आगे जो है इस वक्त 2 किस्म के एग्स पड़े हुए हैं, एक जो है वो ऑमलेट है और एक फ्राइड एग है। और ये डिसीजन क्योंकि बहुत मुश्किल है तो मैं इसको जो है वो यूँ करूँगा कि मैं इन दोनों को खाऊँगा। तो आपसे मैं मिलूँगा अगले एपिसोड के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। एक और सुबह में फिर से वेलकम कहेंगे आपको। मुझे ये बताएं कि कुछ जगहों पे ये भी देखा जाता है कि घरेलू ख़वातीन भी वर्किंग वुमेन को पसंद नहीं करती और उनके ख़िलाफ़ कहती हैं कि इवन दोस्तियां भी उनसे नहीं रखती। तो यहाँ पर वो एक जो चीज़ आती है कि औरत की दुश्मन होती है तो आपने तो दोनों चीज़ें और इतने अरसे से नेशनल इंटरनेशनल देखा, क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये आप इतने मुश्किल सवालात मुझसे पूछ रहे हैं। ये बात भी सही है, औरत की दुश्मन हो सकती है और उसकी वजह ये होती है कि मेरे अंदाजे में और एक तजर्बे में कि जब आपने ख़ुद एक हैप्पी लाइफ नहीं गुजारी होती तो आपके अंदर इतनी महरूमियाँ होती हैं तो आप दूसरों के ऊपर भी वही भेज रहे होते हैं। तो ये उसकी वजह है। अब किसी ने कहाँ पे औरत को महरूम रखा और वो लेगेसी चलती आ रही है और किसी को उसको कहीं पे रोकने की ज़रूरत है, तोड़ने की ज़रूरत है उस साइकिल को। उसमें भी आदमी का रोल है, क्योंकि अगर आप इन लॉज के ससुराली रिश्ते में ये बात कर रहे हैं और वो एक्सप्लॉइट होने दे रहे हैं अपनी माँ से अपनी बीवी को, तो किसका रोल है? आदमी का रोल है, क्योंकि वो स्टैंड नहीं ले रहा। लेकिन आदमी उधर से भाग जाता है। हाँ, तो देखिए ना वापस बात किधर आ रही है आदमी पे आ रही है। ख़वातीन अगर, और अल्लाह ताला ने भी ज़िम्मेदार आदमी को जब कहते हैं कि किसी के निकाह में कोई चला गया है या तो घर का वो सरबराह अल्लाह ताला ने उसको बनाया, तो फिर ये भी उसकी जिम्मेदारी का। अच्छा, कंट्रीब्यूशन को इनकरेज करना कितना ज़रूरी है? चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे बीवी हो, चाहे बहन हो, अगर उसकी कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में तो एक मर्द को कितनी ज़रूरत है कि वो उसको इनकरेज करे कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा पॉइंट है। और मैं चाहूँगी कि हमने पूरे शो में काफ़ी बातें की जो कि ज़रा चैलेंजेस थे या कह लें कि नेगेटिव चीज़ें थी जिन पे प्रोग्रेसिव पॉजिटिव काम हो रहा है। लेकिन किसी भी ऐसी कोई भी ऐसा ये ख्याल ना करे कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है या माशरे में मौजूद नहीं है या मौक़े नहीं है या अपॉर्चुनिटी, सब कुछ है। साबित कदम रह के आगे सबको बढ़ना चाहिए, जो ख़वातीन जिन भी फील्ड्स में काम करें। और जो कंट्रीब्यूशन है घर में और घर के बाहर, वो चाहे वो काम के एरिया में या घर के अंदर के कामों में, हर जगह वो कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज होना चाहिए। अगर अप्रिशिएट नहीं हो रहा तो अगर किसी को बहुत ही मुश्किल है कि वो तारीफ़ कर दे, कम से कम एक्नॉलेज करे, एक्सेप्ट करे कि हाँ तमाम निज़ाम चल रहा है, उसको कोई चला रहा है, घर ऑटो पे नहीं चल रहा। तो अगर एक आदमी भी किसी कंपनी का CEO है तो एक औरत ही उसका घर चला रही है, तो वो जाके उसको खाना भी मिलता है, बच्चे भी पले पलाए मिल रहे हैं, कोई तो चला रहा है ना। ये एक्नॉलेजमेंट, अगर अप्रिसिएशन नहीं है, एक्नॉलेजमेंट से स्टार्ट करते हैं फिर अप्रिसिएशन पे भी चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आसमा खलील साहिबा, आपने वक्त निकाला और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने पूरी कोशिश की कि अपनी तरफ से जितनी अवेयरनेस दे सकते थे, क्योंकि हर काम की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। हलीमा के सवाल से मुझे एक चीज़ याद आई कि हम लोग ये भी तो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे भी एक औरत का हाथ है। तो औरत का हाथ, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो, जहाँ से मैंने बात की शुरुआत की थी, फिर इतनी लंबी डिबेट की,
कि वो किसी भी रूप में आपको मिले, खुदा का शुक्र अदा करें और उसकी इज्जत करें, क्योंकि वो इज्जत की हकदार है। ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे। तो ये तमाम माहौल को आप जब खूबसूरत बनाएंगे तब भी एक खूबसूरत माशरा तश्कील पाएगा। बहुत सारी बातें होगी और आज बड़ी पढ़ी लिखी बातें होगी। इंशाल्लाह एक फिर खूबसूरत से गेस्ट के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए हलीमा को, मुझे और हमारी पूरी एक और सुबह की टीम को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।